अब बात करेंगे हम लोग बैंक के बारे में। किसके बारे में? बैंक। एक बैंक है हम लोग का कमर्शियल बैंक, एक है सेंट्रल बैंक। ठीक है। सेंट्रल बैंक को कहा जाता है फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक या फिर बैंक। ठीक है। लेकिन पहले कमर्शियल बैंक पढ़ेंगे क्योंकि कमर्शियल बैंक हम लोग का डेली आना जाना होता है और हम लोग को पता है क्या है, तो समझने में आसानी रहेगा। फिर हम लोग जाएंगे सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, पहले एक बार इस शब्द को समझो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो तरीका का होता है। एक होता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक होता है नॉन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर ज्यादा चर्चा करेंगे और नॉन पब्लिक क्यों ऐसा हम बांट रहे हैं, ध्यान सुनो। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे हम जनरल पब्लिक डेली आते जाते हैं और वहां से हम लोग का काम होता है। ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फिर दो तरह का होता है। एक बैंक और एक एनबीएफसी। क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। वो सब जगह जहां पे आपका बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है। क्या नहीं ओपन हो रहा है? बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको वहां से लोन मिलता है, आप वहां पैसा जमा करते हो, सब कुछ। जैसे बजाज फाइनेंस, बंधन तो बैंक हो गया, मुथूट फाइनेंस, ये गोल्ड लोन वाला, ये सब चीज। अब आ जाए तो फाइनेंस का एक तरफ से हम लोग अधिकतर मतलब ये समझ लेते हैं फाइनेंशियल मदद, बट फाइनेंस का मतलब वो सारा ट्रांजेक्शन आता है। अब तो कमर्शियल बैंक भी क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ, वाइड मतलब बहुत सारा बैंकिंग फैसिलिटी सर्विसेज देता है इंडिविजुअल्स को भी, यानी हम लोग को भी, बिजनेस को भी, और अदर ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन सबको। नेक्स्ट, दिस बैंक प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक बाय मोबिलाइजिंग द फंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक जगह से पैसा इकट्ठा करके दूसरे जगह दे रहा है बिजनेस में पैसा यूटिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट, फ्रॉम द वेरियस सोर्स एंड एलोकेटिंग देम बोरो फॉर द प्रोडक्टिविटी पर्पस। अब ध्यान से समझो, मेरे घर में अगर 10,000 रुपए रखा हुआ है तो बैंक हमको बोल रहा है कि आप 10,000 रुपए ऐसे ही रखे हो। इससे बेहतर बात है कि आप पैसा हमारे पास ला करके रखो, जिससे आपका बैंक में पैसा कुछ तो ग्रो होगा। दिस एक्ट इंटरमीडिएट किस तरह से काम करता है, बिचौलिया इंटरमीडिएटरीज की तरह, बिटवीन द डिपॉजिटर हु सप्लाई द फंड टू द बैंक एंड द बोरोअर हु सीक लोन फ्रॉम द बैंक। किसके किसके बीच में? डिपॉजिटर के बीच में और तुम्हारा क्या कहता है, बोरोअर के बीच में। डिपॉजिटर वो व्यक्ति होता है हु सप्लाई फंड टू द बैंक, और मेरा बोरोअर वो होता है हु सीक, जो लोन के रूप में पैसा बैंक से देता है। यानी कि बैंक इज अ ब्रिज बिटवीन द डिपॉजिटर एंड बोरोअर। ठीक है, क्लियर है बात? द प्राइमरी फंक्शन, बैंक का खुलने का पहला फंक्शन क्या है? द प्राइमरी फंक्शन टू डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर। किससे पैसा लेना? कस्टमर से डिपॉजिट लेना। एंड ऑफर द वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट सच एज सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। एक तो सेविंग अकाउंट होता है जो हमारा तुम्हारा है, दूसरा होता है हम लोग का करेंट अकाउंट। क्या होता है? जो बिजनेसमैन लोग के लिए होता है। और थर्ड होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम लोग ऊपर M1, M2, M3 में देखे थे टाइम डिपॉजिट के नाम से। प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू स्टोर देयर मनी, अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट। ये क्या आपको सुविधा देता है? ये सुविधा देता है कि आप पैसा सबसे सिक्योर जगह पे रख पाओ और वहां से कुछ इंटरेस्ट कमा पाओ। तो बैंक का मतलब लगभग हम लोग ये जानते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हम लोग को लगता है बैंक का केवल दो काम। पहला काम क्या है? पैसा लेना, एक्सेप्ट डिपॉजिट। दूसरा, प्रोवाइड लोन एंड एडवांस। हम लोग यही दो चीज जानते हैं। इसके अलावा बैंक क्या क्या करता है? देखो, बैंक का भी फंक्शन बटा हुआ है, एक बटा हुआ प्राइमरी, एक बटा हुआ सेकेंडरी। बैंक खोलने का इंटेंशन ही था, मतलब इरादा ही था, पहले तीन काम। एक, पब्लिक से पैसा लेके उन पब्लिक को देना। ठीक है, इसको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, इकोनॉमिक के सरप्लस यूनिट से पैसा कलेक्ट करके डेफिसिट यूनिट में पैसा सप्लाई करना, यानी जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा उनसे लेके जिनके पास पैसा। अब तुम बताओ, तुमको एक बात बताते हैं,
ज्यादा पैसा किसके पास है? हमारे पास है मुकेश अंबानी के पास। गलत। मुकेश अंबानी इकोनॉमी का डेफिसिट यूनिट है। उसको जितना पैसा दोगे उतना उसको जरूरत है बिजनेस करने के लिए। और पैसा उसके पास जा कहां से रहा है? हमारे पास नहीं, इस प्रोस्पेक्टिव से। हाँ, तो हम लोग सरप्लस, क्योंकि हम लोग पैसा सेव रखते हैं। वह बात अलग है, हम लोग बेवकूफ, हम लोग को यूटिलाइज नहीं पता है कि जो पैसा बैंक में रखे शायद उससे जमीन खरीद के रख लो तो ज्यादा ग्रो करे। जो पैसा बैंक में रखे उसे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसको ये सारा थीसिस पता है, तो वो हम ही लोग का पैसा कलेक्ट करके बिजनेस में यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं है? चलो, अभी तो कितना लोग मजाक में भी कर अपने बेटा का शादी रिचार्ज बढ़ा के दे दिए। तो कल का बात बता रहे, कल गए थे हम दिल्ली रोड हाईवे पे खाने पीने हम लोग। कल हम पेप्सी का बॉटल खरीदे। क्या खरीदे? पेप्सी का बॉटल। पेप्सी का बॉटल 400 ml 20 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि रिलायंस के कंपनी मतलब कैंपा खोला, वो 500 ml दे रहा है 20 रुपए में। ये लोग पहले देता था 500 ml 40 रुपए में, अभी लोग को मजबूरन 40 रुपए में निकालना पड़ रहा है। कॉम्पिटेटिव मार्केट। स्लाइस दे रहा है 30 रुपए में 600 ml, कि compete कर पाए। क्या फायदा है? कुछ नहीं, मार्केट डिस्ट्रॉय कर रहा है। हाँ, वो तो कॉमन है। अच्छा, अब आता है क्रेडिट क्रिएशन। बेटा तुम लोग क्रेडिट क्रिएशन समझ चुके हो, पता है क्या समझे हो? यहाँ हाँ, ये वाला जो फंडा था ना, इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और इससे इंटरेस्टिंग चीज अभी देखना, एक मिनट इधर आ जाओ, हो जाता। ये है पूरा क्रेडिट। ध्यान से सुनो, एक इंसान है 100 रुपए लाके बैंक को दिया, एसेट 100 रुपए बैंक के पास डिपॉजिट आया, उसमें से 20 रुपए आरबीआई को चल जाता है। कुछ पैसा उसमें से आरबीआई अपने पास ले लेता है, दो चीज के नाम पे। एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई बोलता है आप जो भी पैसा कमाओगे, मतलब जो भी पैसा डिपॉजिट है उसमें से कुछ पैसा मेरे पास। फिर आरबीआई बोलता है कुछ पैसा खुद के ही पास रखना है, खर्च नहीं करना है। एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि अगर जरूरत पड़े, स्टेटरी मतलब फिक्स्ड लिक्विडिटी रेशियो, उतना पैसा रखो कि कोई आपातकालीन परिस्थिति आए तो पैसा तुरंत क्या कर सको, यूटिलाइज। अगर सोचो तुम 1000 रुपए मिला और 1000 रुपए हम तुरंत दे दिए किसी को, तो फिर हम तो नील बटा सन्नाटा है। पर डे हमको लाख में पैसा डिपॉजिट कर रहा है। अगर मान लो पर डे मेरे पास लाख रुपए डिपॉजिट हुआ है, तो वो आदमी लोग तुरंत बाहर निकलते लाख रुपए में शॉपिंग करेगा नहीं। तो इसमें से हमको बैंक में 10-20 हजार रुपए ही डेली का बेसिस में मेंटेन करना है। बात समझा तुम? फिर दिक्कत इसमें। और अगर उससे नहीं मैनेज कर पाओगे तो आप किसी दूसरे बैंक से बोरो कर लो 14 दिन के लिए, उसको कहते हैं नोटिस मनी। अगर दूसरा बैंक भी आपका मदद नहीं कर पा रहा है, तब फिर आप आरबीआई से मदद ले लो, जो आप सीआरआर के नाम पे पैसा रखे थे। क्लियर है बात? तो जो आरबीआई से पैसा लोगे तो आरबीआई आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट। दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। उस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? रेपो रेट। और कभी कभी आरबीआई को अगर पैसा का जरूरत पड़ा तो हम देंगे, कमर्शियल बैंक, तो वो हमको देगा ना इंटरेस्ट, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि अगर हम आरबीआई से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, हम कमर्शियल बैंक हैं, हम अगर इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो रिवर्स रेपो रेट, और आरबीआई हमसे अगर कमा रहा है तो रेपो रेट। सीखा ये सब? और दो सब सीखा, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, डिपॉजिट का वो हिस्सा जो हम लोग आरबीआई के पास रखते हैं। एसएलआर मतलब स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, डिपॉजिट का वो हिस्सा जो हम खुद के पास संभाल के रखते हैं आपातकालीन परिस्थिति में। अगर आपातकालीन परिस्थिति में उस मुद्रा को प्रयोग करने के लिए। करेक्ट? आगे देखो, तो भैया 20% हम रिक्वायरमेंट है रिजर्व में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बोरोवर आया, उस बोरोवर को हम क्या किए? 80 रुपया दे दिए। पैसा एक्चुअली में है कितना? अब मार्केट में पैसा घूम कितना रहा है? दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। क्या हो गया? इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब ये यहीं तक रुकेगा नहीं, इसको मिला लोन, ये अपना अकाउंट में जाके पैसा जमा करेगा, फिर वहां से लोन जाएगा, फिर तो अब जब ये क्रेडिट क्रिएशन बार 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 होने लगेगा ना, तब ये बन जाता है मनी मल्टीप्लायर। क्या बन जाता है? मनी मल्टीप्लायर। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत इसमें? सब
अच्छा, ये था कमर्शियल बैंक के बारे में। सॉरी, अभी एक चीज बचा हुआ है। ये हम लोग पढ़े इसका प्राइमरी फंक्शन। क्या पढ़े? प्राइमरी। सेकेंडरी में दो फंक्शन है, एक है एजेंसी फंक्शन, एक है यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन को ये समझते क्या है? यूटिलिटी का मतलब कुछ ऐसा सुविधा जो डायरेक्ट बैंक आपको देता है। कौन देता है? पहला क्या सुविधा है? बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दूसरा, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जाके बैंक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाते थे, क्लास 11 में चैप्टर पढ़े तुमने अकाउंट में। फिर लॉकर फंक्शन, लॉकर का सुविधा। उसके बाद चेक फैसिलिटी, पैसा लेके घूमने की जरूरत नहीं, आप चेक लेकर भी घूमो, ट्रैवलर चेक। बात समझा तुम? क्लियर ये दूसरा है एजेंसी फंक्शन। क्या डिफरेंस होता है यूटिलिटी फंक्शन और एजेंसी फंक्शन में? यूटिलिटी फंक्शन में होता है बैंक डायरेक्ट आपको ये सुविधा दे रहा है, और एजेंसी फंक्शन में आपको सुविधा किसी और से मिलने वाला है या मिला है, बस आपका मदद कर रहा है। क्या बताते हैं? हम एक टीवी खरीदे, लोन मेरे को दिया बजाज फाइनेंस, बैंक तो नहीं दिया। बैंक देता तो ओवरड्राफ्ट या लोन फैसिलिटी है, तब दिया कौन? बजाज फाइनेंस। लेकिन वो बजाज फाइनेंस का हर महीना का जो ईएमआई कट रहा है मेरे बैंक से कट रहा है, तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं, बैंक ऑटोमेटिक 3 तारीख का 3 तारीख मेरा पैसा क्या कर लेगा। तो जैसे कि क्या हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट और इंटरेस्ट कलेक्शन। और सिर्फ इतना ही बात नहीं है, मेरा एक सेविंग अकाउंट है, उसी बैंक में मेरा फिक्स डिपॉजिट है, हम दोनों को लिंक करवा दिए कि जितने जैसे मेरा फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आएगा वो मेरा इसी में कलेक्ट। हम किसी कंपनी का शेयर खरीदे, वहां पे अपना बैंक अकाउंट अटैच कर दिए हैं, उस पर जब जब हमको डिविडेंड मिलने वाला रहेगा मिल जाएगा। किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदे थे, डिवेंचर का क्रॉस किए थे, वो डिवेंचर का पैसा ऑटोमेटिक मेरे बैंक में। तो ये सब सुविधा बैंक थोड़ी दे रहा है, दे रहा कोई और आपको पैसा। ये बस आपके लिए या तो कहीं से पैसा कलेक्ट कर ले रहा है या तो पैसा कहीं डिपॉजिट कर दे रहा है। करेक्ट ये चीज, ये होता है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इज डिफाइंड एज अ एपेक्स बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब बाप, फादर ऑफ, दैट हैव कंट्रोल ओवर, जिसका कंट्रोल ओवर द क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। क्या चीज के ऊपर है? कितना पैसा बनाना है, कितना पैसा बांटना है, उसका क्या है? कंट्रोल। एज वेल एज द क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन और कितना उधार भी देना है। सेंट्रल बैंक आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ होल कंट्री, मैनेजिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ होल, पूरा देश का बैंकिंग सिस्टम को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एज वेल एज वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग मॉनिटरी पॉलिसी। और ये हमारे देश में क्या बनाता है? मॉनिटरी पॉलिसी। हमारे देश में दो पॉलिसी बनता है, एक फिजिकल पॉलिसी, एक मॉनिटरी पॉलिसी। तुम्हारा वो भी चैप्टर आएगा है फिजिकल पॉलिसी। आरबीआई इज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस एंड द पिलर ऑफ द सर्जिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। दो तीन इंपॉर्टेंट पिलर हम तुमको बता रहे थे, दो इंपॉर्टेंट पिलर, एक तो आरबीआई है और एक सेबी है। इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बात समझा तो? एंड द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ, विच इज पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड बैंक। डॉक्टर अंबेडकर क्या बोल के गए हैं? ध्यान से सुनना। द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय द डॉक्टर। अब समझ में आ रहा है कि उनका इतना इंपॉर्टेंस है? पूरा माथा उनका मारा हुआ है, इंडिया में जो फॉर्मुलेट किया जाएगा। इन द बुक नेम द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। खुद प्रॉब्लम खड़ा किए, खुद प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। एक छोटा सा बात इस सबसे हट करके, आईआईटी का नाम सुने हो? आईआईटी गोवा में एक एग्जाम हुआ, उसने बोला ना कि पिछले साल का पेपर तो पढ़ के आए थे, पिछले साल का पेपर को और अपग्रेड करो। कितना अपग्रेड कर सकते हो? और टफ बनाओ, पर खुद पेपर टफ बनाओ, खुद पेपर सॉल्व करो। यही क्वेश्चन था। लग रहा ना झटका?
वो तुम्हारा आईक्यू लेवल, वो तुमको थोड़ी ना जज कर रहा है। अब जज नहीं करेगा वो देख रहा है कि तुम कहां तक जाके सोच सकते हैं, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो और कहां तक सॉल्यूशन निकाल के रखे हो। ये उस एक आईआईटी मुंबई में क्या एग्जाम हुआ, एक क्वेश्चन दिया गया और उसको उन लोग को बोला गया आईआईटी मुंबई में कि तुम लोग लैपटॉप यूज करो, कंप्यूटर यूज करो, जो यूज करना है सीनियर जूनियर जिसको करो। 3 घंटा का टाइम दिया, बाद में और 3 घंटा पढ़ाया। बाद में पता चला ये सब इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है। उसमें से कुछ बच्चा कुछ अच्छा करके निकल गया, कुछ बच्चा अच्छा करके नहीं निकला, तो उसको पास फेल के लिए एग्जाम ही नहीं हो रहा है। आईआईटी में पता है एक खूबी, अगर आप 100 मार्क्स से एग्जाम में आपका अगर 70 आए तो आपका 70% नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपका होता क्या है, ध्यान से सुनना। आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 70 मार्क्स उठाए, वो ऐसा कितना बच्चा उठाया है, यानी कि यू आर अटेम्प्टिंग द इजी क्वेश्चन। भाई साहब, तभी ना आज के डेट में दो लोगों का इतना वैल्यू है, दो जगह का इतना डिमांड, एक आईआईटी एक आईआईएम। 40-40 लाख का नौकरी मिलता है निकलने के बाद आईआईटी आईआईएम से, साल का कम से कम। यार तभी ना ये चीज है भाई। और उतना प्लेसमेंट्स नहीं है कहाँ पे, नहीं आईआईटी का ये दिक्कत नहीं, इंजीनियरिंग सेक्टर में जो प्राइवेट इंजीनियरिंग सेक्टर आ गया है, आईआईएम का ये परेशानी नहीं है, उस सेक्टर में जो प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस आ गए हैं। बात समझा। और ये लोग तो जॉब करने वाला इंसान ही नहीं ना बनाता है। तुमको ऐसे सैकड़ों एग्जांपल मिल जाएगा आईआईटीएंस और आईआईएम का जो बिजनेस खड़ा किया $1 मिलियन। अभी भावेश अग्रवाल ओला का फाउंडर, मैप फ्री कर दिया, ओला मैप फ्री कर दिया है। गूगल को अपना मैप का रेट घटाना पड़ा है, ₹100 से ₹70। एक इंटरनेशनल कंपनी को एक इंडियन कंपनी मार्केट रेट गिरा दे रहा है, सोच रहे हो। और इंडिया का अपना अलग चलता है, पूरा वर्ल्ड में अमेजन छाप के रखा है, इंडिया को फ्लिपकार्ट छाप के रखा है। हर चीज का यहाँ पे सब्सटीट्यूट बना के रखा है लोग। अब नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग इंडिया में था, बाद में वॉलमार्ट उसको खरीद लिया। ओरिजिन तो इंडियन कंपनी है ना। अच्छा, द सेंट्रल बैंक इज एस्टेब्लिश बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी फाइनेंस 1926। द कमीशन वाज नोन एज द हिटलर यंग कमीशन। उन लोग का एडवाइस था कि आप लोग इसी बैंक को काम दे दीजिए करेंसी प्रिंट आउट का। 1949 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज एंड बिकम द मेंबर ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन। 1949 में हम लोग का आरबीआई क्या बन गया, नेशनल क्लियरिंग यूनियन बैंक, मतलब उसका हिस्सा बन गया एशियन का। आरबीआई रेगुलेट द क्रेडिट करेंसी सिस्टम, क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम, बार बार क्रेडिट आ रहा है। और करेंसी तुम लोग को पता है बच्चा, करेंसी पता है, नोट वाला मैटर। क्रेडिट आरबीआई कैसे चलाता है ये तुम लोग को भी समझाएंगे बेहतरीन ढंग से। अच्छा, आरबीआई का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन नोट छापना। दूसरा फंक्शन बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है। बैंकर्स बैंक, सारे बैंक में सुपीरियर बैंक। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अभी बताएं, अगर तुम्हारे पास बैंक के पास पैसा कम पड़ रहा है, वो अपना क्या है एसएलआर यूज करेगा, नहीं होगा तो दूसरा बैंक से हेल्प लेगा, और नहीं होगा तो फिर लास्ट में कहा जाएगा लास्ट रिजॉर्ट। कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इसके भी ऊपर एक चैप्टर तुम्हारे में बेस्ड है। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में बिजनेस स्टडी में भी क्योंकि उस टाइम में हमारे देश में फॉरेन रिजर्व खत्म होने का कगार पे था, तो किस तरह से उस टाइम के ग्रेट स्कॉलर मनमोहन सिंह क्या के स्टेप्स लिए थे। उसके अलावा क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये तो अभी समझा के खत्म कर दे रहे, ध्यान से सुनना। मेरा अकाउंट है एसबीआई में, कहा है मेरा अकाउंट, एसबीआई में। अभिनव का अकाउंट एचडीएफसी में, मेरे को चेक दिया है अभिनव एचडीएफसी का, ठीक है, हम चेक कहाँ जमा किए, एसबीआई में। एसबीआई वो बैंक चेक कहाँ भेजेगा, आरबीआई को, आरबीआई उसका फोटो खींचेगा एचडीएफसी को। जब चेक कंफर्म हो जाएगा, सिग्नेचर तो वैलिडेट हो जाएगा, तब पैसा क्या होगा, ट्रांसफर होकर के आएगा हमारे अकाउंट में, और उसके बाद उस चेक को ट्रंकेटेड चेक बना दिया जाएगा, यानी कि सरल हिंदी में फाड़ के फेंक दिया जाएगा। अगर चेक पास नहीं हो पाएगा तो फिर चेक रिटर्न होके आ जाता है। बात समझा, तो कोई दिक्कत इसमें, क्लियर। और इसी काम को क्लियरिंग हाउस करते हैं। आज के डेट में ये काम आरबीआई धीरे धीरे क्विट कर रहा है, बोला तुम लोग अपने में सलट लो।
क्योंकि चेक बहुत कम हो गया, पहले चेक बहुत ज्यादा चल रहा था, अब तो निफ्ट आरटीजीएस ये चल रहा है, या फोन पे यूपीआई। क्लियर? हाँ हाँ, तो हाँ तब इसे ना कि चेक बहुत रेयरली केस में यूज हो रहा है। ठीक है, तब तुम लोग को पता नहीं है, चेक में से भयानक है, एक बार चेक बाउंस होने का 600 रुपये चार्ज है। वो तो कोई बात ही नहीं हुआ, अगर चेक बाउंस हो गया तो इसको क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता है, निगोशिएबल, हाँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, और जेल भी हो सकता है। हाँ डबल ट्रिपल अमाउंट भी हो सकता है चेक का, आपको खाली फाइन पे करना, ये सब पे भी। तो चेक बहुत टिपिकल चीज है। तो इसको भी तुम लोग जब ग्रेजुएशन में आओगे या फिर सीए में करोगे तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे तो पढ़ोगे। अच्छा, अच्छा, सीआरआर क्या होता है समझा चुके हैं, एसएलआर क्या होता है बता चुके हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी हो चुका है। अब सबसे भयानक चीज, ध्यान से सुनना और मेरा कहानी समझना। अब बात ध्यान से सुनना। क्या बात है, सेंट्रल बैंक है कौन हमारे देश में? आरबीआई। आम आदमी की तरह से सोचना, एकदम आम आदमी है, एकदम ये नहीं कि सेंट्रल बैंक क्या सोचेगा, इतना डिटेल में नहीं जाना, हम लोग को बेसिक सा चीज समझना है। कोई भी एसेट्स हो, कोई भी एसेट जब उसका वैल्यू बढ़ेगा, क्या होगा वैल्यू, हम क्या चाहेंगे वो एसेट किसके पास हो, मेरे पास, तो आरबीआई भी यही चाहेगा। और जब उस एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो क्या चाहेगा, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत, किसी और के पास है। करेक्ट ये बात, कोई दिक्कत इसमें? चलो, यहाँ पे एसेट्स कुछ और नहीं है, एसेट्स है मनी। तो जब भैया मनी का वैल्यू बढ़ेगा तो आरबीआई मनी का सप्लाई पे क्या करेगा, सप्लाई कम करेगा, क्योंकि अपने तरफ टानेगा पैसा को। और जब मनी का वैल्यू घटेगा तो मनी का सप्लाई बढ़ा देगा। तो दिक्कत इसमें, इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन है। कोई दिक्कत? पहला रिलेशन समझ में आ गया? कोई हाथी घोड़े चीज बता, हम डायरेक्ट ये बताते कि सप्लाई ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में इनडायरेक्ट है तो दिक्कत होता। मनी एक एसेट से बढ़ेगा तो हम चाहेंगे मेरे पास रहे, तो हम सप्लाई कम करेंगे, वैल्यू घटेगा तो हम चाहेंगे मार्केट में रहे जिसके पास रहना है। अब एक बार बताओ, मनी सप्लाई बढ़ेगा घटेगा कैसे? दो टेक्निक है, दो टेक्निक है। एक, लोग मेहनत करेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को मनी सप्लाई क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा कि जानबूझ के गवर्नमेंट क्या करेगा, बिना बात के लोन बांटना स्टार्ट कर देगा तो भी मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। करेक्ट? अगर गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, मनी सप्लाई को कम करना है, ये तो वो सिचुएशन जब मनी सप्लाई क्या करना है। अब अगर गवर्नमेंट को मनी सप्लाई घटाना है तो प्रोडक्शन को भी कम करवाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन को कम कैसे करवाएगा, लोन नहीं देगा, लोगों को भी लोन नहीं देगा, फर्म को भी लोन नहीं देगा, तो ना वो होगा ना कुछ। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, हम डायरेक्ट तो मना नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि हम एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमको ऐसा दिखाना होगा कि हम पब्लिक के भलाई के लिए सोच रहे हैं। तो देखो पहले क्या हथियार यूज करता है,
क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट कंट्रोल तो एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, या फिर व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई। तीनों क्वेश्चन का सेम आंसर। तो दो तरीका है मेरे भाई, दो तरीका। एक है क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्या है, और एक है क्वालिटेटिव। हाँ, क्वालिटेटिव का ही दूसरा नाम क्या है, सेलेक्टिव। एक क्या है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। पहले क्वांटिटेटिव पे चलते हैं। आरबीआई के हाथ में चार चीज है, ध्यान से देखना। चार चीज नहीं है तो बहुत सारी चीज, लेकिन ध्यान से समझना पहले क्या क्या है। पहला, सबसे पहला रेट में बात करते, किसमें क्या क्या रेट है। पहला, उसके हाथ में सीआरआर है। दूसरा, उसके हाथ में एसएलआर है। अगर सोचो आरबीआई को सप्लाई बढ़ाना है, क्या करना है, सप्लाई मनी का बढ़ाना है या क्रेडिट सप्लाई बढ़ाना है, तो सीआरआर और एसएलआर का रेट घटा देगा। मान लो पहले ऐसा था कि अगर बैंक को 1000 रुपए मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1000 रुपए अगर बैंक को मिल रहा है, तो नियम था कि 10-10% पैसा साइड करोगे, तब कितना पैसा बचेगा, 980 रुपए लोन देने के लिए। अब आरबीआई कर देगा 1-1%, तो अब कितना पैसा बचेगा, 998। अब ज्यादा लोन दे पाओगे ना, तो सप्लाई बढ़ गया ना। हम छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं। और अगर चाहेगा कि नहीं नहीं ज्यादा सप्लाई ना हो, क्या चाहेगा कि ज्यादा सप्लाई 20% सप्लाई घट जाए, तो वो जो 10-10% करके रखा था उसको 20-20 कर देगा। अब 40% हो गया, 1000 का 40 कितना हो गया, 40 रुपया। अब इस केस में आप कितना खाली बांट सकते हो, 960। पहले कितना बांट रहे थे, तो कंट्रोल कर लिया ना। ये दो टेक्निक, ये सब किसके ऊपर हो रहा है, परसेंट के ऊपर हो रहा है, इसे इसको क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव, क्योंकि नंबर में गेम है। क्लियर। नेक्स्ट तरीका क्या है, आरबीआई के हाथ में क्या है, रेपो रेट। क्या है, कमर्शियल बैंक है, बोले हमको दीजिए लोन दीजिए, हमको सामने वाले को लोन देना है, तो हम बोले हाँ देंगे तुमको, लेकिन हम क्या करेंगे, ज्यादा देंगे, रेपो रेट। रेपो रेट क्या करेंगे, तो जैसे ही रेपो रेट ज्यादा देगा तो बैंक कैसे करेगा, तेरा मेरा तो कमाई घट रहा है, ये मेरे से 15% इंटरेस्ट दे रहा है, हम सामने वाले को देंगे 20% पे, 3% मेरा खर्चा, 2% के लिए कौन मगर नहीं चाहिए, रहने दीजिए। रुक गया ना सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी रुक गया ना। अगर वो चाहता है कि लोग भर भर के पैसा लेके जाए, तब क्या करेगा, रेपो रेट। ये भी तरीका। अब आ जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अब यार बैंक इधर सुनो, क्या पब्लिक को पैसा बांटे, कितना इंटरेस्ट चाहिए तुम बोलो, हम ही तुमको देंगे, तो बैंक से पैसा तो वही ले लिया। तो वो क्यों नहीं चाह रहा कि पब्लिक के हाथ में पैसे जाए, तो वो क्या, वो चाहता है सप्लाई कम करना। क्या करना चाहता है, सप्लाई कम करना। तो रेपो रेट क्या कर देगा, रिवर्स रेपो रेट, क्या ये पैसा आप मेरे पास रखिए। और अगर चाहता है कि नहीं सब कुछ लेके जाए, तो रेपो रेट घटा देगा, कि भाई मेरे पास पैसा मत रख, मेरे पास तुम कहीं पैसा और जाके इन्वेस्ट कर, वेस्ट कर, तेरा मतलब। समझ में आ रही टेक्निक की, कोई दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होगा तो बोलना, समझ में आ रहा है ना। चलो, इसके बाद क्या आता है, पब्लिक को मिलने वाला इंटरेस्ट रेट। एसबीआई में या फिर किसी भी बैंक में 3.5% इंटरेस्ट मिलेगा या 3.5 से 5% मिलेगा, ये डिसाइड तो आरबीआई कर रहा है ना। अगर आरबीआई चाहेगा कि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा पैसा ला के हमको दे, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। और चाहेगा पैसा ला के नहीं दे, तो इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, घटाएगा। बेसिक था। ये सारा गेम क्या हो रहा है, रेट पे। किसको हो रहा है, रेट पे। अब गेम क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्वालिटेटिव को सेलेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि पर ये समझ लो, ये सेक्टर वाइज काम करता है। कैसे काम करता है, गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, पर ये समझो, गवर्नमेंट चाह रहा है कि पूरा इकोनॉमी में पैसा कम सप्लाई हो, पूरा इकोनॉमी में, लेकिन सिवाय एक सेक्टर को छोड़ के। हो सकता है एग्जांपल वो सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, तो क्या बोल देगा जाके बैंक को कि जिसको लोन देना है दो, लेकिन अगर कोई भी इंसान एजुकेशन सेक्टर को लोन दिया, तो उससे हम जो टैक्स लेंगे, टैक्स पे 50% माफ कर देंगे। अब बैंक जाके कहां बांटेगा,
एजुकेशन सेक्टर में तो स्टूडेंट को बांटे या टीचर्स को बांटे या कॉलेज को बांटे, क्योंकि भाई उसको अब उसको बेनिफिट दिख रहा है। तो दिक्कत ये चीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्टिव। और ऐसा उल्टा भी कर सकता है, गवर्नमेंट चाहता है सब जगह पैसा सप्लाई, बस एक जगह सप्लाई ना हो, वो भी मानते मान एजुकेशन सेक्टर। तो क्या कर देगा, बोला कि भाई अगर एजुकेशन सेक्टर को तुम दिए, तो आज के डेट में इंडिया में बहुत चल रहा था एजुकेशन पे आपका टैक्स या 50% कम किए थे, यहाँ पे आपका 20% टैक्स बढ़ा देंगे। तो सबको लोन देगा, लेकिन एजुकेशन सेक्टर वाले को लोन, यानी कि सेलेक्टिव कंट्रोल हो रहा है। दैट साइज का नाम क्या है, क्वालिटेटिव या फिर सेलेक्टिव। क्लियर है। कुछ लोग इसी में पढ़ता है, कुछ लोग इसको अलग से पढ़ता है। अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये भी बताएंगे। एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, बैंक अगर अपना मनमानी कर जाए तो कुछ किया जा सकता है? नहीं। आरबीआई एक काम करेगा, मोरल सुसेशन। ये क्या होता है, समझाना। क्या करेगा, समझाएगा बैंक को कि ऐसे मत कीजिए, इसको लोन मत दीजिए उसको। उसका बैंक अपना मन से करे तो कर, हम क्या कर सकते हैं? डूबेगा तो जानेगा। बात सुने तो ये तो बात खत्म हो गया। इसके अंदर बाबू ना और दो टेक्निक आता है, किसके अंदर, हमारा क्वांटिटेटिव के अंदर दो टेक्निक आता है। क्या वो टेक्निक है, ध्यान से सुनना। पहला टेक्निक, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई खुद मार्केट में उतर आएगा। अभी हमको ऐप का नाम याद नहीं आ रहा, आरबीआई तो नया ऐप लॉन्च कर दिया है, जीरो कूपन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड। बात समझ आता, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आप डायरेक्ट उस ऐप से खरीद सकते हो। कभी हम बताएंगे, ऐप का नाम पता फिलहाल। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है ना, कि सीधा आकर के आरबीआई बोलता है कि पब्लिक तुम्हें अगर पैसा है हमको दो, हम तुमको ना एक तो बॉन्ड देंगे, 20,000 का बॉन्ड तुमको 18,000 में देंगे। अब प्लस उस 20,000 पे तुमको हर साल 10% इंटरेस्ट भी मिलेगा। 5 साल बाद तुमको 20,000 का बॉन्ड का 20,000। पब्लिक तो खुश कि 20,000 का बॉन्ड तो पहले 18,000 में मिला, प्लस उस पर हमको 20,000 पे हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा 2,000। अब 5 साल बाद हमको पूरा 20,000 मिल जाएगा, पैसा ही पैसा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है, अभी पैसा का वैल्यू ज्यादा है, तो आरबीआई हमसे ले रहा है, और हमको रिटर्न कब करने का वादा कर रहा है, जब पैसा का वैल्यू। अच्छा, एक चीज सोचो, जब ये सब नॉलेज गेन करे, धीरे धीरे पता चल रहा है, और अब जाके न्यूज रिपोर्ट देखोगे या बजट देखोगे, तो बहुत कुछ समझ पाओगे कि क्यों गवर्नमेंट इसी दो सेक्टर में इतना ध्यान दिया है। जैसे कि अभी दो स्टेट ऐसा है जहां पे बहुत फंड दिया गया है, तो अब ऐसा क्यों किया गया सबको पता है। नहीं तो सपोर्ट सिस्टम हट जाएगा ना। बात है तो तुम दुनिया को कुछ भी इकोनॉमिक्स पढ़ा दो कि नहीं, वो गरीब स्टेट है, वो थोड़ा पिछड़ा स्टेट है, वो नहीं है। आपको इकोनॉमिक्स भी समझ में आता है, पॉलिटिक्स भी समझ में आ रहा है, जियो पॉलिटिक्स भी समझ में आ रहा है, तब आपका देखने और सोचने और समझने का तरीका अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ये चीज, ये फंडामेंटल। आज सब बांग्लादेश वाला इंसिडेंट देख रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उसको कोई इंडिया में रिलेट नहीं कर रहा। ऐसा कितना दंगा इंडिया में हो सकता है, और कितना बार ऐसा माहौल बना है, बट नहीं होने दिया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट देखो, अच्छा खराब होते रहता है, लेकिन एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होना जरूरी है, जो सिचुएशन में लड़ना सिखाए, लड़े। अगर ये चीज इंडिया में हो जाता तो तुम सोच रहे हो, जब वो एनडीए निकाला था, तो उसको सोचो कितना तरीका से कंट्रोल किया ना मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट। तो सोचो, बात समझा, तो उस चीज को फेस करना, वो सब चीज है, तो आपको समझना पड़ेगा। आज ऐसा क्या रीजन है कि बांग्लादेश का बहुत सारा कंट्री हेल्प नहीं कर रहा है, या फिर पाकिस्तान का बहुत सारा कंट्री हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, बट इंडिया का हर कंट्री हेल्प करने के लिए रेडी हो रहा है। कहीं ना कहीं फॉरेन रिलेशन अच्छा बनाया गया तब ना, जो शायद पहले अच्छा नहीं था। तो आप हर जगह पे किसी एक इंसान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और हर पॉइंट पे उसी को अच्छा आप नहीं बोल सकते। हम उनका तुमको अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बताएं कि फॉरेन रिलेशन, बट ये एक तरह से निगेटिव पॉइंट है कि सिर्फ दो ही राज्य को ज्यादा पैसा जा रहा है। ये भी तो गड़बड़ है।
अच्छा देखो क्या होता है, द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ट्रेजरी बिल एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द कंट्री सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्केट में आके पब्लिक को क्या करता है, ट्रेजरी बिल, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब बेचता है। इसको हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसा क्यों करता है, मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने के लिए। कोई दिक्कत है। दूसरा आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, इन रेफर द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द टोटल amount of loan given by the bank against the security. Suppose you want to open a restaurant, went to a bank for loan. बैंक, पूरा स्टोरी सुनना। तुम एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो और बैंक के पास गए लोन के लिए। बैंक एग्री टू गिव यू लोन, ऑब्वियसली बैंक विल गिव ओनली लोन, गिव अ लोन अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। तभी तुमको लोन देगा जब आप कुछ सिक्योरिटी, कोलेटरल, मॉर्गेज गिरवी रखोगे तब। फॉर्चुनेटली, ठीक है, फॉर्चुनेटली यू हैव सम लैंड दैट कैन बी प्लेज। प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है, नहीं प्लेज मतलब गिरवी। एज अ सिक्योरिटी, सपोज इट प्रेजेंट वैल्यू इज अराउंड 1 करोड़। नाउ एट दैट द बैंक विल टेक द सिक्योरिटी ग्रांट एंड लोन 90 लाख। 1 करोड़ का जमीन लेकर लोन कितना देगा, 90 लाख। You want to loan 1 crore against the security fund go, but got a loan of 90 lakh rupees. The difference between the loan granted and the value of security is 10%। और इसी को क्या कहते हैं, मार्जिन। क्या कहते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, पुराना मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्यों चाहिए, बाद में ब्याज नहीं दिए तो 90 लाख प्लस ब्याज, तो हम जिसको बेचेंगे जमीन 1 करोड़ में, तो जो 1 करोड़ का जमीन 1 करोड़ का लोन दे दिए, बाद में तुम इंटरेस्ट भी नहीं दिए, तो हम कहा जाएंगे, 1 करोड़ में जमीन बेचेंगे, मेरा इंटरेस्ट का पैसा तो क्या हो गया, डूब गया। मेरा इंटरेस्ट का पैसा बैंक का डूब गया, तो बैंक तुमको लोन कितना दिया, 90। जब जमीन बेचेगा 1 करोड़, 10 लाख का मार्जिन में इंटरेस्ट काट के जो पैसा बचेगा आपको देगा। नहीं तो ऐसे बैंक को फायदा क्या है, तुम खुद सोचना। बैंक मेरे से जमीन लिया, हम लोन नहीं चुका पाए, जमीन बेच दिया, उसका 1 करोड़ मिल गया, तो 1 करोड़ लगाया, 1 करोड़ मिला, प्रॉफिट क्या हुआ। हाँ, तब तुम्हारा खाली प्रिंसिपल रखेगा, बस। हाँ, तो वो 10 लाख में वो अपना मार्जिन से खेल सकते। कोई दिक्कत। और जो देखो लास्ट बताए थे, मोरल सुसेशन बताया था ना। सुसेशन मीन द परसेंस ऑफ द अपोज टू द फोर्स और कंपल्सन। ठीक है, ये अपोज है, मतलब फोर्स नहीं करता है कि नहीं यही करना पड़ेगा, बैंक को यही करना पड़ेगा। अंडर द सेंट्रल बैंक एडवाइज बैंक टू फॉलो द सर्टेन। एडवाइस देता है कि मेरा गाइडलाइन मानो, एडवाइस है, सजेशन है, फोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, बैंक आर नॉट लीगली ठीक ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द सच। जरूरी नहीं कि बैंक को फॉलो करे। कोई दिक्कत। पूरा मनी एंड बैंकिंग खत्म। अब क्या बात है, जब यहां नीचे होगा ना नोट्स में, ये तुमको तो बहुत सुंदर सा चार्ट दिखेगा जिसमें सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक पेज में दिया हुआ। समझ आया, तो सारा इंपॉर्टेंट। कुछ छोटा मोटा एमसीक्यू वगैरह है जो यहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। दे दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए।